जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस कोविड-19 महामारी में सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। घर पे रह के ही ऑनलाइन क्लासेस आपको पढ़ने हैं। आज हम आप लोगों के सामने हिंदी विषय को लेकर के आए हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। तो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का जो विषय है, उसमें सिलेबस के लिए हम ग्रुप में उसका सिलेबस भेज दिए हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को हम आज यहाँ देखेंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है? सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि हिंदी साहित्य क्या है। हिंदी एक सब्जेक्ट है, विषय है। तो साहित्य क्या है? साहित्य वो होता है जो सबके हित की बात करता है। तो हिंदी सबके हित की बात करती है, तो इसीलिए हिंदी साहित्य है। लेकिन इसका इतिहास क्या है? इतिहास में हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी का विकास, हिंदी में योगदान देने वाले महान लेखकों का, कवियों का पूरा विस्तार से वर्णन होता है। काल विभाजन इसका होता है कि इसका काल विभाजन कहाँ से लेके कहाँ तक माना जाए। एक शब्द आता है, सबसे पहले हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो हिंदी की उत्पत्ति का बहुत सारा प्रमाण है। हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है, लेकिन नाम कैसे दिया गया? ऐसा प्रमाण मिलता है कि सिंध नदी के किनारे आकर के कुछ आर्य लोग बस गए थे। वहाँ पे रहने के कारण उन्हें सिंधी कहा गया, और धीरे धीरे उसी सिंधी लोगों के द्वारा जो बोली जाती थी वो भाषा उनकी सिंधी कहलाई। सिंधी को बाद में परिवर्तित करते 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 प्राकृत के रूप में लाया गया। अपभ्रंश से होते हुए यहाँ पर परिमार्जन हुआ और इसी का नाम हिंदी पड़े। हिंदी शब्द हमको वहाँ से मिल जाता है। लेकिन हम हिंदी कहाँ से हुई है? तो संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, वहीं से मानी जाती है। अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास को देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अनुसार से इसका काल विभाजन किया हुआ है। तो यहाँ हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन देखेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है, समय दिया है, कैसे कैसे आगे हम देखते हैं। तो वीर गाथा काल पहला है। वीर गाथा काल, इसका समय है संवत 1050 से 1375 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दूसरा है भक्ति काल, संवत 1375 से 1700 तक। तीसरा है रीति काल, संवत 1700 से 1900। एक सार तैयार करने के लिए यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 325 वर्ष का इतिहास है। यहाँ भी देखें तो 325 वर्ष का इतिहास है, और यहाँ देखें तो 200 वर्षों का इतिहास है। एक साधारण आंकड़ा यहाँ पे निकाल लिया गया है, इधर उधर थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन माना गया है 325 वर्ष आदिकाल, 325 वर्ष भक्ति काल, और रीति काल का समय 2 वर्ष, ये मान लिया गया है। कई जगह ये प्रमाण देखने को मिलता है। अगला जो है आधुनिक काल। आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? संवत 1900 से आज तक या अद्यतन आधुनिक काल की समय सीमा है। इसी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को अन्य तरह से विभाजित लोग किए हैं। यहाँ देखिए, आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हैं, लेकिन वीर गाथा काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो प्रश्न ये आता है कि आदिकाल नाम किसने दिया है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। एक नाम और आता है सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? तो राहुल सांकृत्यायन ने। तो ये वीर गाथा काल के 3 नाम देखने को यहाँ मिल जाते हैं, वीर गाथा काल और आदिकाल, फिर सिद्ध सामंत काल। ऐसे ऐसे जब आगे अध्ययन करेंगे तो इसका कई नाम देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ देखिए काल विभाजन जो हुआ, इसका समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से 1350 माना है, लेकिन कुछ अन्य विद्वान ऐसे हैं जो 1000 से 1325 ईस्वी तक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 है,
दूसरे विद्वान के द्वारा पूर्व मध्य काल इसे कहा गया और 1325 से 1650 ईस्वी तक इसका समय माना गया। रीतिकाल की समय सीमा 1700 से 1900 है, लेकिन रीतिकाल को उत्तर मध्य काल भी कहा गया है जिसका समय सीमा 1650 से 1850 है। इसी काल विभाजन को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाम सब वही है, रीतिकाल, भक्ति काल, ये वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, लेकिन समय सीमा देखिए यहाँ पे 1050 से 1400 ईस्वी तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। 1400 से 1700 ये पूर्व मध्य काल अथवा भक्ति काल की समय सीमा ये मानते हैं 1400 से 1700। रीति काल की समय सीमा आचार्य हजारी प्रसाद ये मानते हैं कि 1700 से 1900 ईस्वी तक है और आधुनिक काल या गद्य काल की समय सीमा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1900 से आज तक मानते हैं। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, एक साथ नोट तैयार करते चलिएगा। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे वीर गाथा काल अथवा आदिकाल। वीर शब्द और गाथा शब्द दो चीज से मिलकर के बना है। वीर का मतलब बहादुर जो युद्ध किया करते थे, गाथा गुणगान यानी वीरों की गाथा का गुणगान इसमें देखने को मिलता था, इसलिए वीर गाथा का। ठीक है, तो आदिकाल की विशेषताएं क्या क्या थी इसको हम यहाँ देख लेंगे। वीर गाथात्मक ग्रंथ यानी इस काल में वीरों की गाथाओं का वर्णन देखने को मिलता था। अपने राजाओं के जिसके दरबार में आश्रय पाकर के रहते थे जो कवि लोग थे, वे राजाओं की केवल प्रशंसा ही ज्यादा से ज्यादा करते थे। युद्धों का वर्णन देखने को मिलता था। कल्पना की बहुलता थी, बढ़ा चढ़ा के जहाँ पे वर्णन किया जाए वो कल्पना ही हो सकता है। तो इस आदिकाल में जो कवियों द्वारा रचनाएं होती थी इसमें कल्पना की प्रधानता या कल्पना की बहुलता देखने को मिलती थी। और फिर इससे वीर रस और श्रृंगार रस दोनों रस को पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है आदिकाल में। लेकिन उस समय कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे इसकी जरा विचार करते हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई के द्वारा है, इस हाई स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे। परमार रासो जगनिक, विशाल देव रासो नरपतिनाथ, विजयपाल, नंद सिंह, कीर्ति पताका, विद्यापति। प्रश्न ये पूछता है कि आदिकाल की इन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए या नाम बताइए। विशेषता बताना है, दो विशेषताओं का वर्णन, इसमें से दो नाम लीजिए। दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि आदिकाल के किन्हीं दो पुस्तकों का नाम और उसके लेखक का नाम, तो ये सब याद कर लेंगे कॉपी में लिख करके और लिख देंगे। दूसरा है अगला, ये भक्ति काल अथवा पूर्व मध्य काल। यहाँ भक्ति काल देखिए, इसमें ईश्वर के प्रति आस्था वाली बात आ रही थी। इसमें जो कवि लोग हुआ करते थे दो शाखाओं में बट गए थे, एक सगुण और एक निर्गुण। ईश्वर को साकार रूप देने वाले मानने वाले लोग सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आए और निर्गुण का मतलब है निराकार, ईश्वर के निराकार रूप को मानने वाले लोग निर्गुण शाखा के अंतर्गत आए। भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। इसमें प्रमुख कवि कौन हुए तो तुलसीदास, सूरदास, रहीम, ये सभी लोग आ जाएंगे। ठीक है, उनकी रचनाओं को पूछ सकता है तो आप लोग जीवन परिचय पढ़े होंगे। तो यहाँ पर कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास, ये सारे लोग आ जाएंगे। कितने दास लोग हैं, ठीक ना, भक्ति काल में आ जाए। तीसरा है रीतिकाल अथवा उत्तर मध्य काल। तो इसमें क्या था, विलासिता, आडंबर था, अश्लीलता था, श्रृंगारिकता था और ये जो संत लोग थे वो राशि ठाट बाट के रूप में देखने को मिलते थे। तो उत्तर मध्य का रीति का मतलब श्रृंगार होता है, ज्यादा से ज्यादा विलासता में डूबे रहते थे, इसलिए यह रीति काल होता है। अगला जो चरण है वो आधुनिक काल है। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं, जिसको हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। इस पूरे नोट्स को आप एक शॉर्ट नोट में तैयार कर लेंगे और आपके हिंदी किताब में जो शुरुआत में भूमिका दिया है उस सारी भूमिका को पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज लगे उसको अपने कॉपी में
नोट कीजिए और इसको अपने कापी में नोट करके तैयार कर लीजिए। ये परीक्षा में निश्चित रूप से 5 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछता है। तो कल हम आधुनिक काल पढ़ाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।